चलो जी बेटे, आज उम्मीद है फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर लें। और आज ना मैं आपको थोड़ा सा और भी बताकर भेजूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अननेसेसरी हैं, रिपीट हो रही हैं बार बार, इसलिए हमें फर्स्ट चैप्टर की जो लेंथ है थोड़ी ज्यादा लगती है कि काफी बड़ा है चैप्टर, जबकि बड़ा है नहीं। ठीक। और कल मैं आप लोगों को, वैसे मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे भी भेज दूंगा। मैं आपको इस चैप्टर का पूरा जो माइंड मैप होता है वो आपको एक बार ग्रुप पे भी दे दूंगा और उसकी हार्ड कॉपी भी सब बच्चों को दूंगा। हर चैप्टर की एक माइंड मैप आपको हर चैप्टर के बाद मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। बेटे जरा सुनिए मेरी बात। हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं हमारी बुक का, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है जी। डेट क्या है आज? डेट है आज 23। और बेटे अब तक की सारी क्लासेस, जो बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं, आप फेस टू फेस पढ़ोगे ही, लेकिन फिर भी आपके बैकअप के लिए ऐप के ऊपर भी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। डेली की रिकॉर्डिंग होती है, हैंड टू हैंड अवेलेबल होती है वो, और यूट्यूब पे भी उसका बैकअप अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप आराम से, कभी जैसे ऐसा नहीं कि आपको कुछ उससे देख के नोट्स बनाने या कुछ करना है, आपने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे कहीं पर भी, चाहे यूट्यूब पे चाहे ऐप पे, उसे प्ले करो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके चला लो उसको, और फटाफट अपना लेक्चर जो है पूरा एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अब चलिए जी। तो बेटे इसके मैंने लगभग लगभग सारे टॉपिक आपको करा दिए। अब आज कुछ और कराने जा रहा हूँ, बढ़िया टॉपिक एक, जो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, चाहे कम पूछे या ज्यादा पूछे। आप लोग आइए, अपनी बुक में एक आपको टॉपिक मिलेगा, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या मिलेगा? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक बेटे, आज का हमारा मेन टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आराम से सुनिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेटे हमारी सिलेबस के हिसाब से या अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? दो। एक को हम नाम देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम देते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और एक को हम नाम देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। एक को नाम देते हैं डबल एंट्री सिस्टम, एक को नाम देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक। अब आराम से मेरी बात सुनिएगा। आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ने से पहले भी दो वर्ड्स जरूर सुने होंगे, एक वर्ड है डेबिट और एक वर्ड है क्रेडिट। सही है? और ये वर्ड्स आपने कहां सुने होंगे? जब आप कोई पेमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहां से एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब मैं भी ये बात नहीं कर रहा कि उसका क्या मतलब होता है, मैं तो कह रहा हूं आपने वर्ड सुने हैं ना कभी। एक वर्ड है डेबिट, एक वर्ड है क्रेडिट। करेक्ट। तो बेटे ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन से है, कुछ खरीदते हो, कुछ बेचते हो, पैसा देते हो, पैसा लेते हो, कुछ भी करते हो, कह रहा है हर एक ट्रांजैक्शन को तोड़कर उसके दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। क्या करा जाता है? दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। तो ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होते हैं। सही है? मान लीजिए ये कहता है कि एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। ठीक। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग एक पार्ट डेबिट हो जाता है और दूसरा पार्ट क्रेडिट हो जाता है। यानी कि ये कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने ट्रांजैक्शन होगी उसे तोड़ो, उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा डेबिट, एक पार्ट होगा क्रेडिट।
यानी कि एक ट्रांजेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है और दोनों को ही अपनी बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में यही समझाऊंगा, उसका मेरा कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक, जैसे कि सपोज करो, 2 मिनट के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। सपोज करो मैंने मोहन को पैसे दिए। क्या करा मैंने? मोहन को पैसे दिए। ठीक, तो मान लो मेरा एक पार्ट तो है मोहन, एक पार्ट तो है मेरा मोहन, और मेरा एक पार्ट है कैश। एक पार्ट है मोहन, एक पार्ट है कैश। ठीक, तो मैं मोहन को भी रिकॉर्ड करूंगा और मैं कैश को भी रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि ये ट्रांजेक्शन मोहन के नाम से भी रिकॉर्ड होगी और कैश में भी रिकॉर्ड होगी, दो जगह रिकॉर्ड होगी। एक मोहन को अफेक्ट करेगी और एक कैश को अफेक्ट करेगी, मैं दोनों को अपने यहां पर नोट करूंगा। ठीक, ये तो होता है डबल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है बेटे, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रांजेक्शन्स करूं, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, तो बेटे ये भी दो ही पार्ट में डिवाइड करेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2। मान लो उसने मोहन को पैसे दिए तो मोहन और कैश, लेकिन होगा क्या, पार्ट तो दो होंगे बेटे। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक तरीके से इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। कैसा? अधूरा। तो ये क्या करता है, अपनी मर्जी से जो ठीक लगता है या तो मोहन को रिकॉर्ड कर लेता है और या कैश को रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब दोनों को रिकॉर्ड नहीं करता, मोहन को या कैश को। अब मेरी बात आराम से सुनना, अभी अभी आएगी मेन बात समझ में। अगर एक बड़ा बिजनेस है, मान लो मेरा एक बड़ा बिजनेस है, मैं अपने सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करता हूं। ठीक, तो जब एक लार्ज स्केल बिजनेस होता है, कैसा होता है? लार्ज स्केल बिजनेस, तो बेटे हम क्या करते हैं उस केस में, हम अप्लाई करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या अप्लाई करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि हम हर एक ट्रांजेक्शन नोट करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होंगे और हम अपने पास दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर इन कंपैरिजन टू एक छोटा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है? स्मॉल स्केल। मान लो एक बिजनेस है स्मॉल स्केल, ठीक है, तो वो पता क्या करेगा? अगर उसने मोहन को पैसे दिए तो क्या करेगा? कैश को कहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा, मोहन में रिकॉर्ड कर लेगा, या मोहन को कहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा तो कैश को रिकॉर्ड कर लेगा। यानी कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये छोटे बिजनेसेस के लिए अप्लाई होता है, जो अपनी मर्जी से कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हैं और कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं करते। इसको हम बोल सकते हैं ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? हर एक ट्रांजेक्शन, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे 5 रुपए की हो, चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 2 करोड़ की हो या 5 करोड़ की हो, पूरे रूल्स रेगुलेशन लगाकर हम उसे अपने पास नोट करेंगे, तो उसे तो बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और ये क्या होता है? ये होता है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। कैसा होता है? इनकम्प्लीट, आधा अधूरा, अपनी मर्जी से कुछ चीजें रिकॉर्ड करता है और अपनी मर्जी से कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं करता। करेक्ट? तो केवल एक डिफरेंस था, मैंने आपको पढ़ा दिया। एक मजेदार बात आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप पिछले साल होते 11th क्लास में, क्या होते? पिछले साल, तो बेटे हमारे पास इसका भी एक अलग से चैप्टर होता और मैं आपको एक चैप्टर करवाता। अब भी अगर आप अपनी पुरानी बुक्स में देखेंगे, पुरानी बुक्स का इंडेक्स देखो, वहां पर आपको दिखाई देगा एक चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम, दिखाई दे रहा है। पुराने पिछले साल ही, ज्यादा देर की बात भी नहीं है, पिछले ही साल इसके ऊपर भी एक चैप्टर हमारे यहाँ पर था कि अगर एक छोटा बिजनेस अपने यहाँ पर अकाउंट्स बनाना चाहे, कुछ ये रिकॉर्ड करना चाहे, कुछ ना रिकॉर्ड करना चाहे, ठीक, तो कैसे करेंगे। और इस बार वाले बच्चों के लिए गिफ्ट कि ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। सीबीएसई ने इसको क्या कर दिया है? डिलीट। तो केवल आपको समझना है, अगर आपसे कोई पूछ ले दोनों में से कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप कहोगे कि डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये बताओ तुमको पूरे साल सीखना भी क्या है? तुम्हें पूरे साल सीखना है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आपको नहीं सीखना, बस आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि भैया डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है?
कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम रूल्स रेगुलेशंस का यूज करके हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। उसके अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग करता है, जो उसका मन करेगा रिकॉर्ड करूंगा, जो उसका मन करेगा वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्योंकि वो कैसा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। वो कह रहा है भाई साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के एक एक ट्रांजेक्शन नोट करता रहूं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। अपने घर के आसपास किसी भी दुकान पे जाना, ठीक, उससे सामान खरीदना, नगद पैसे देना, सामान खरीदना, ठीक, क्या वो अपने पास कहीं रिकॉर्ड कर रहा होता है? नहीं ना। यानी कि उसने नगद में तुम्हें माल बेचा, उसने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। तो वो क्या फॉलो कर रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। हिसाब किताब तो वो भी बना रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से बना रहा है। तो क्या बोला मैंने उसको? सिंगल एंट्री सिस्टम। तुम एक बड़ी दुकान पर जाओ, तुम गए एक लैपटॉप खरीदने के लिए, तुमने पैसे दिए, तुमने 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीद लिया। उसने वो अपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। उसने कहा भाई साहब एक मिनट जरा रुक जाओ, तुम्हारा नाम वाम पूछा, तुम्हारे लिए बिल बनाया, बिल निकाल के दिया, तो अपने यहाँ पर सेल की एंट्री बनाई कि उसने तुम्हें माल बेचा। तो वो क्या फॉलो कर रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आती है बात? क्लियर? तो ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा होता है? डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए बनाया गया है, जो अपनी पूरी अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना चाहते, बस थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं। सही है? तो ये मान लो अब भी और आने वाले समय में भी आप क्या पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर होती है बात यहां तक? और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि आपके सिलेबस से चैप्टर रिसेंटली ही कटा है। जो आप नई बुक देखेंगे तो नई बुक के अंदर ये चैप्टर है भी नहीं। और मैं आपके ग्रुप पे सीबीएसई का सिलेबस भी भेज दूंगा, ताकि आपको, अभी मैं इसलिए ज्यादा नहीं भेजता क्योंकि अभी आप नए नए हैं, आपको उल्टी पुल्टी चीजें भेजकर मैं क्यों कंफ्यूज करूं। आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है? तो जो भी कोई नई चीज आया करेगी आप उससे निश्चिंत रहना कि कोई ऐड होता है या डिलीट होता है उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, उसके वो काम मेरा है, मैं अपने आप देखूंगा आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। ठीक है जी? अब आप अपनी बुक में आ सकते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बेटा एक बुक आगे दे दे। अभी आज हम सारी बात इसी की करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम की। कुछ बच्चों ने तो पढ़ी भी हुई है, इसके रूल्स पढ़े थे हमने, याद होगा आपको। व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट पढ़े थे ना? हाँ वही पढ़ेंगे आज हम। पढ़ो बेटे डबल एंट्री सिस्टम। हो सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं होता। आप सोचो एक दुकान वाला छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। लेकिन आप देखो धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड आता जा रहा है। आप एक छोटी सी दुकान पर भी गए, लेकिन अगर उस बंदे की इंटेंशन सही है कि नहीं जी मैं तो सब रिकॉर्ड करूंगा, वो भी अपने पास सॉफ्टवेयर लगा के बैठा है, वो भी सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। मनाही नहीं है बेटे, डबल एंट्री सिस्टम तो कहीं भी लग सकता है। सही है? वो तो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है। बेटे पढ़ो जरा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट। देखो क्या लिखा है मैंने? बोथ एस्पेक्ट। ठीक, हर एक एंट्री की दोनों साइड, बोथ एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सही है जी? तो डबल एंट्री सिस्टम कौन सा होता है? जो एक ट्रांजेक्शन की दोनों एस्पेक्ट को अपने पास रिकॉर्ड करता है। क्लियर? अब थोड़ा सा और आप आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा एक जगह सिंगल एंट्री सिस्टम। जाइए, आपको मिलेगा सिंगल एंट्री सिस्टम। मिल गया? अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट पेज पे जाना तब मिलेगा आपको। चैप्टर का हो सकता है सबसे लास्ट टॉपिक हो। बेटे जरा इसके बारे में पढ़ना। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज, यहां से मार्क करना, डिफाइंड एज के आगे से, एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन दी डबल एंट्री बेसिस। भाई ये बताओ, डबल एंट्री में एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते थे, सिंगल एंट्री डबल एंट्री के बेस पर रिकॉर्डिंग नहीं करती। सही है? मान लो एक ट्रांजेक्शन हुई, अब दुकानदार की मर्जी है, वो एक रिकॉर्ड कर रहा है, एक साइड रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरी साइड रिकॉर्ड नहीं कर रहा। सही है? भाई जैसे सपोज करो उसने मोहन को पैसे दिए,
तो उसे ये बात याद रखनी है कि मोहन को पैसे दिए, तो उसने खाली मोहन में एंट्री कर ली। क्या कैश तो जा ही रहा, उसमें क्या एंट्री करनी, कैश में उसने एंट्री नहीं करी। समझ में आती है बात? तो एक तरफ एंट्री कर लेता, एक तरफ एंट्री नहीं करता, तो डबल एंट्री बन जाएगी। और ऐसा भी होता है, कुछ एंट्रियां वो दोनों साइड कर देता है, कुछ ट्रांजेक्शन दोनों साइड कर देता है, कुछ एक साइड करता है, दूसरी साइड नहीं करता, और कुछ ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देता है। आप समझ सकते हैं, अपने घर की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ये भी चल रही है अपनी मनमर्जी से, अपनी अकाउंटिंग चल रही है, जो मन कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है, जो मन कर रहा है रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सिस्टम है और ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। बस बात मुझे इतनी समझानी थी। सही है जी। अब आज आते हैं बेटे हम पूरी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम पे, और आज आपको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ भी लेकर चलूंगा। ठीक है जी, पहले बताएं यहां तक की बात समझ में आती है? अब जरा समझिए, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जो पुराने बच्चे उन्होंने रूल्स पढ़े हुए हैं, इसके रूल्स क्या हैं आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब बेटे जरा समझना, अब यहीं से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आने लग जाएगी कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम, बेटे सबसे पहली बात, डबल एंट्री सिस्टम की एक अप्रोच है जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या नाम है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, अभी मॉडर्न अप्रोच की बात नहीं करेंगे, अभी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। ठीक, इस अप्रोच के अंदर हम अपने पूरे अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? कितने पार्ट में? 3। अब ये मानो आप अब न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आ गए। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सही है। पहले का नाम होता है, पहले का नाम होता है रियल अकाउंट। क्या नाम होता है? रियल अकाउंट। दूसरे का नाम होता है पर्सनल अकाउंट। क्या नाम होता है? पर्सनल अकाउंट। और तीसरे का नाम होता है नॉमिनल अकाउंट। यानी कि हम अपने पूरे अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या सिखा रहा हूं मैं? ये डबल एंट्री सिस्टम। कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। पुराने जमाने से होती आ रही है, आज भी चलती है। लगभग 500 साल पुरानी अप्रोच है, 500 साल पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है। तो हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा? 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा। एक को बोला रियल अकाउंट, एक को बोला पर्सनल अकाउंट, एक को बोला नॉमिनल अकाउंट। अब समझना बेटे मेरी बात ध्यान से। रियल अकाउंट में आती हैं सारी की सारी एसेट्स। क्या आती हैं? एसेट्स। बेटे एसेट्स का हिंदी मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अब आप इमेजिन करके देख लो आपके बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। भाई मान लो आपके पास फर्नीचर है, आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास कैश है, आपके पास मशीन है। ये सब बेटे क्या होती हैं? ये सब होती है हमारी एसेट्स। इस टाइम आप जहां पढ़ रहे हैं अपने आसपास देख लीजिए, आपको जो भी इस रूम में दिखाई दे रहा है ये सब मेरी एसेट्स। ऐसे ही आप अपने बिजनेस में देख लेना, आपको जो दिखाई दे रहा है वो सब आपकी एसेट्स। करेक्ट? आती है बात समझ में? बेटे एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस के रिसोर्सेज, बिजनेस के जो बिजनेस में फायदा कमाने में हमारी हेल्प करते हैं। करेक्ट? भाई आप सोच कर देखो, आपने अपनी दुकान में फर्नीचर लगा रखा है, कंप्यूटर लगा रखा है, लैपटॉप लगा रखा है, प्रिंटर लगा रखा है, ये आपको काम करने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आपके पास क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो सारी की सारी एसेट्स कौन से अकाउंट में आती हैं? रियल अकाउंट में। किसमें आती हैं? रियल अकाउंट में आती है। अब बेटे पर्सनल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हो। आप सब पर्सन ही तो हैं, मैं भी कौन हूं? एक पर्सन हूं। अब पर्सन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन। कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन। और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कौन से होते हैं?
आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब एक बात बताइए, जितने भी लोग हम यहां पर बैठे हैं, राम, श्याम, सुमित, ये सब कौन है? ये सब कौन है? नेचुरल पर्सन जिन्हें भगवान ने बनाया। ठीक। और बेटे दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि किसी कंपनी का नाम, किसी बिजनेस का नाम। ठीक। उन्हें हम बोलते तो ऐसे ही हैं जैसे कोई नेचुरल पर्सन हो, लेकिन वो भगवान ने नहीं बनाया, वो हमने खुद बनाए हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर लिख दूं XYZ लिमिटेड, ये क्या है? किसी कंपनी का नाम है। अगर मैं यहां पर लिख दूं ICICI बैंक, तो ये क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। करेक्ट। अगर मैं यहां पर लिख दूं रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो क्या है? ये भी किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो बेटे जिनके भी नाम होते हैं उन्हें हम किस में डालते हैं? पर्सनल अकाउंट में। अब अगर वो नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल पर्सन होगा, और अगर उसका फर्म का या कंपनी का नाम है तो वो क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन होगा। पहले बताओ, सारी एसेट्स किस में आती हैं? रियल में। सारे पर्सन किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। सही है। अब बेटे बिजनेस में हम अगर कोई भी खर्चा करें, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, हमें कोई फायदा हो, हमें कोई प्रॉफिट हो, ये सब कहां पर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। यानी कि आप ये मानिए, अब मैं उल्टा उल्टा बोलता हूं, बेटे सारी एसेट्स कौन से अकाउंट में आती हैं? रियल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आती हैं? एसेट्स कौन से अकाउंट में आती हैं? और एसेट्स क्या होती हैं? जो भी हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो एसेट होती है। कितने भी पर्सन, क्योंकि आप देखो बिजनेस बिना पर्सन के नहीं होता। हर एक बिजनेस में कोई ना कोई पर्सन जरूर होता है, जिनसे आप खरीद रहे हो, जिनको आप बेच रहे हो। आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो बैंक भी आपके लिए क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। ठीक। और उसके अलावा कोई भी आप खर्चा कर रहे हो, जैसे आप सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कहीं से आपको कोई फायदा हो रहा है, तो वो सारे के सारे कहां पर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। करेक्ट। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का? ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने अपने पूरे अकाउंट को 3 टुकड़ों में बांट दिया। सही है बेटे। अब यहीं पर हमारे कुछ रूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स। अब उन रूल्स पर आते हैं। बस बेटे यही समझने हैं अच्छे से, आज इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आज इन रूल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से। रूल्स पहले बताइए, हमारे पास कितने अकाउंट हैं? 3। पहला अकाउंट है जिसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? सारी की सारी एसेट्स आती हैं। क्या आती हैं? एसेट्स आती हैं सारी की सारी। अब रियल अकाउंट का रूल होता है बेटे, व्हाट कम्स इन डेबिट। अभी मैंने आपको यही बोला था कि हम वर्ड यूज करेंगे डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई भी एसेट, पहले बताओ रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट। कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आती है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। जो भी बिजनेस में आता है हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। उसका उल्टा, अगर हमारे बिजनेस से व्हाट गोज आउट, अगर हमारे बिजनेस से कुछ भी जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। कोई एसेट बिजनेस में आती है तो डेबिट, और कोई एसेट बिजनेस से जाती है तो क्रेडिट। ये हम क्या सीख रहे हैं? ये हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग के रूल्स। ठीक है। अभी मैंने आपको भी समझा दिया और आप लोगों को भी समझाया हुआ है कि बेटे अकाउंट्स में हमारा एक काम होता है रिकॉर्डिंग करने का। किसका काम होता है? रिकॉर्ड। भाई जब तक तुम अपने पास कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ोगे? तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये रूल सीखने जरूरी है। ठीक। तो अगर कोई एसेट आती है तो डेबिट, और कोई एसेट जाती है तो क्रेडिट। सही है। अब आता है दूसरा। दूसरा हमारा अकाउंट है जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है बेटे? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? रिसीवर डेबिट और गिवर
क्रेडिट। मतलब, और बेटे हम हर एक रूल किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं? अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अपने बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो मान लो पर्सनल अकाउंट, अगर तुम किसी को कुछ देते हो तो वो कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर को तो कर दोगे डेबिट। और अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो वो तुम्हारे लिए कौन है? गिवर। तो उसे क्या कर दोगे? क्रेडिट। रिसीवर अपने हर चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है। भाई मैंने आपको कुछ दिया तो आप मेरे लिए कौन हो गए? रिसीवर। भाई मैंने मोहन को पैसे दिए तो मोहन मेरे लिए कौन हो गया? रिसीवर। हरि ने मुझे पैसे दिए तो हरि कौन हो गया? गिवर। सही है। और आपको पता है रिसीवर और गिवर कौन हो सकते हैं? पर्सन ही हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता रिसीवर और गिवर। समझ में आती है बात? तो अगर कोई पर्सन आपसे कुछ रिसीव करता है तो वो डेबिट, अगर कोई पर्सन आपको कुछ देता है तो वो क्रेडिट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, अगर आप बिजनेस में कोई खर्चा कर रहे हैं या आपको कोई लॉस हो रहा है तो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं डेबिट। और अगर आपको कहीं से कोई कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, या आपको कोई फायदा हो रहा है तो वो होता है क्रेडिट। सही है। खर्चे डेबिट, कमाई क्रेडिट। सही है। एक और छोटी सी बात बेटे, ये जो वर्ड है डेबिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीआर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डीआर। और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीआर। सही है। अब आप ये मत कहना कि डेबिट में डीआर तो कहीं आ ही नहीं रहा, फिर क्यों लिख रहे हो डेबिट? लिखा जाता है। सही। इनके जो इनिशियल्स हैं वो इसी तरीके से लिखे जाते हैं, डीआर डेबिट, सीआर क्रेडिट। बेटे रूल है हमारा, एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे हिसाब से क्या होंगे? डेबिट होंगे। ना ना, रिसीवर हो रहा है डेबिट। रिसीवर जिस पर्सन से रिसीव करे, जिस पर्सन ने हमसे रिसीव करे। और यहां पर बात हो रही है कुछ आने की। अगर मान लो, चलो अभी मुझे 2 मिनट और दो, पहले मैं इसको आप आराम से समझो। जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज आ रही है ना, वो अभी जब मैं ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा तो आपको आराम से सब क्लियर होती है कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी आप बस मेरे साथ साथ रूल याद करो। ये बताओ कितने अकाउंट्स होते हैं? 3। आप सामने देखते रहो, कितने अकाउंट होते हैं? 3। कौन कौन से? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में सारी एसेट्स आती हैं, पर्सनल में सारे पर्सन आते हैं, और नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, ये सब आते हैं। इनके रूल्स हैं, इनके हर एक के दो दो रूल हैं। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बोलो मेरे साथ साथ, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। ठीक है। आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज, चीज चीज मतलब एसेट। एसेट पे ही लगाना ये रूल, कहीं तुम पर्सन पे लगाने लग जाओ ये वाला रूल, ये भी ध्यान रखना है। रूल किसका है? एसेट्स का। तो लगेगा किस पे? एसेट्स पे। पर्सनल अकाउंट का रूल, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। जो हमें दे रहा है वो क्रेडिट होगा, जो हमसे कुछ ले रहा है वो डेबिट होगा। और ये रूल किस पे लगता है? केवल पर्सन्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। अब वो लोग आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, वो बात एक अलग है। नॉमिनल अकाउंट, सारे खर्चे और एक्सपेंसेस को कर दो डेबिट, एक्सपेंसेस लॉसेस को कर दो डेबिट, और इनकम और गेन को कर दो क्रेडिट। क्लियर? आती है बात समझ में? पहले बताओ रूल याद हो गए? पक्का? देख लो, कॉपी करने की कोई खास जरूरत नहीं है, पुराने बच्चों पे लिखे हुए हैं, नए वालों को मैं नोट्स दूंगा, उसमें सब लिखे हुए। ठीक है। और वैसे भी चीजें याद करने वाली हैं, लिखने वाली नहीं है ज्यादा। अरे फोटोग्राफर, कोई बात नहीं, सही है, हटा दो इसे। अब आते हैं जरा इसके रूल्स पे। चलो मैं अब तुम्हारे लिए थोड़े से रूल साइड में लिख के छोड़ूंगा। अब अपनी अपनी कॉपी खोल, अब अपनी अपनी कॉपी खोल।
मैंने आपके लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ केवल रूल्स लिख के छोड़ दिए। ठीक, चलो अब एक छोटी छोटी सी बातें करते हैं, ऐसे ही आसान आसान सी बिल्कुल, ताकि आपको रूल अप्लाई करने समझ में आए कि रूल अप्लाई कैसे करते हैं। चलो बेटे, आपके सामने ये जो मैं लिख रहा हूं, ये किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। क्या हो सकती है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन। चलो एक छोटी भी ट्रांजैक्शन लेते हैं। फर्नीचर बॉट फॉर ₹40,000 इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा 40,000 रुपए का कैश। सबसे पहली बात, हमें इस एंट्री को तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। जरा इमेजिन करके देखो हुआ क्या होगा। फर्नीचर हमारे पास आ रहा होगा और 40,000 रुपए कैश हम उसे दे रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। यानी कि फर्नीचर, बेटे ये बताओ, फर्नीचर एक एसेट है या नहीं है? एक एसेट मेरे पास आ रही है और आने वाली चीज, आने वाली एसेट डेबिट होती है। सही है? हाँ या ना। और फिर एक दूसरी एसेट मेरे पास से जा रही है, कैश। बेटे कैश भी एक एसेट होती है और वो एसेट मेरे पास से जा रही है। बेटे पैसा खर्चा नहीं होता, या ये मैंने खर्चा नहीं करा। खर्चा पता है क्या होता है? खर्चा वो होता है जो आपको शॉर्ट टर्म की एडवांटेज देता है, जो आपको शॉर्ट टर्म की एडवांटेज देता है। भाई यहां अगर कैश जा रहा है तो बदले में फर्नीचर आ भी तो रहा है। खर्चा किसको बोलेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में? एक्सपेंस किसको बोलेंगे? जो आपने पैसा दिया और उसके बदले में आपको कुछ मिला। जैसे कि आप सैलरी दे दो किसी को, ठीक, तो सैलरी देने से आपको एक छोटे टाइम के लिए एडवांटेज ही तो मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पैसे देके बदले में एक एसेट भी आ रही है आपके पास। खर्चा क्या होता है? खर्चा होता है किसी चीज को यूज करने के लिए या किसी सर्विस को यूज करा और बदले में आपने पैसा दिया। करेक्ट, उसको हम एक्सपेंस बोल देते हैं। करेक्ट। अभी हम बेसिक टर्म्स भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और बेटे कैश हमारे पास से जा रहा है। तो कैश भी क्या है? हमारी एसेट है। कैश क्या है? हमारी एक एसेट आ रही है और एक एसेट जा रही है। तो बेटे ये बताओ, गोज आउट वाली चीज क्या होगी? क्रेडिट। तो हमारे हिसाब से हमने इस ट्रांजेक्शन को तोड़ा और हमारी बुक्स में फर्नीचर तो हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। सही है? अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनको बुक्स में लिखा कैसे जाता है। पहले आपको रूल लगाने आने चाहिए कि हाँ भाई ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। ठीक, लिखने की बात मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगा कि इनको लिखा कैसे जाता है। पहले बताएं, यहां तक की बात क्लियर होती है? पक्का? तो हम किसी भी ट्रांजेक्शन को तोड़ते हैं और उसकी एक साइड एज पर दी रूल्स डेबिट हो जाती है और उसकी एक साइड एज पर दी रूल्स क्रेडिट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। करेक्ट। अब सपोज करो अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होता तो वो क्या करता? फर्नीचर आ गया, रख दिया, बात खत्म हो गई। कैश दिए, कैश में रिकॉर्डिंग कर ली, फर्नीचर में कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो ये क्या हो जाता? सिंगल एंट्री सिस्टम। करेक्ट। जब किसी ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो, दूसरा ना हो, या कोई ट्रांजेक्शन पूरी ही रिकॉर्ड ना हो, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सही है? पहले बताओ ये वाली ट्रांजेक्शन समझ में आई? चलो अब और देखते हैं ऐसी छोटी छोटी सी ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन करोगे तो ही आपको समझ में आएगी बात कि कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब जरा अगला देखिएगा, दूसरा। कैश ₹10,000 पेड टू मोहन। मोहन नाम का एक पर्सन है और हमने मोहन को 10,000 रुपए दिए। सही है जी? अब ये बताओ मेरे को, अगर मैं इस एंट्री को ब्रेक करूं, हो क्या रहा है इस एंट्री में? हम मोहन को पैसे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मोहन को पैसे। तो एक चीज तो हो गई इसमें मोहन। क्या हो गई? मोहन। और बेटे मोहन कौन है? पर्सन।
पर्सन बताओ क्या हो सकता है तुम्हारी तरफ से, रिसीवर या गिवर? या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। अब बेटे हर एक ट्रांजेक्शन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैंने मोहन को दिए पैसे, तो मोहन कौन है? रिसीवर। मैंने कहा भाई मोहन तुम कौन हो? तुम हो रिसीवर। और हमारा रूल कहता है कि रिसीवर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाओगे। तो तुम हो जाओगे हमारी तरफ से डेबिट। अभी अभी आते हैं मोहन को पैसे दिए, मोहन कौन है? रिसीवर। तो मोहन कौन हो गया? डेबिट। रूल पढ़ लो आप। और दूसरी बात, हाँ मेरे बच्चे सब होगा, ये तो भी आधी बनाई ना एंट्री, अब और बनाओ। दूसरी बात क्या हो रही है? कैश। कैश तुम्हारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो कैश क्या है? गोज आउट। कैश क्या है? गोज आउट। तो भाई गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। अब एक बात समझाने की जो मेरी ये थी वो ये है, जरूरी नहीं है कि जो दोनों रूल है वो यहीं से लगेंगे। एक रूल यहां का, 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 ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर इधर रिसीवर ही आया तो उधर गिवर ही आएगा, अगर इधर गोज आउट आया तो इधर कम से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एक रूल इसका हो सकता है तो एक रूल इसका हो सकता है, एक रूल इसका हो सकता है तो एक रूल इसका हो सकता है। या आप ये कह लो इस पेयरिंग को हटाई दो। ये 6 पॉइंट है अलग अलग, और इन्हें बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से मोहन एक पर्सन है, और मोहन क्या होना चाहिए? रिसीवर, डेबिट हो गया। और कैश तुम्हारे पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो गया? गोज आउट हो गया। तो जाने वाली चीज आपके लिए क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ में आती है बात? चलो और बताओ। ये लिखा, लिख लो ये अपने पास। इन फ्यूचर और 1-2 दिन की प्रैक्टिस करके आप लोग क्या हो जाएंगे? आप लोग इसमें इतने पक्के हो जाएंगे कि आप ये जो मैं डायग्राम से बना रहा हूं, आप ये डायग्राम बनाएंगे नहीं, आपका दिमाग अपने आप जवाब देने लग जाएगा इसका कि अच्छा यार ये तो आ रहा है, ये जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आराम से आप इनके आंसर देंगे। सही है बेटा? समझ में आ गई बात? हटा दो इसको। चलिए अब थर्ड एंट्री लिखते हैं। चलो देखता हूं थर्ड एंट्री आप लोग क्या बनाते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश ₹15,000। मैंने कैलाश से 15,000 रुपए रिसीव करे। तो पहले तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ो। बिल्कुल सही बात, हम अपने पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गिवर होगा वो। हमें तो ये दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है ना। हमें देखना है मोहन कौन है हमारे लिए, कैलाश कौन है हमारे लिए। हमारे लिए कैलाश कौन है? हम रिसीवर हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब कैलाश कौन है? तो हमें कैलाश को देखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलाश को देखना है कि हमारे लिए कैलाश कौन है। हमारे लिए हम कौन है ये नहीं देखना, हमारे लिए दूसरा कौन है वो देखना है। वो रिसीवर है या वो गिवर है। करेक्ट? क्लियर? हाँ जी। तो अब एक बात बताओ, कैश आया, सबको साफ साफ दिख रहा है भैया, देखो कैश आया, तो कैश तो है कम्स इन, और आने वाली चीज क्या होगी? डेबिट। और जो कैलाश है, जो कैलाश है वो एक पर्सन है। क्या है वो? भाई पहले बताओ कैश एसेट है या नहीं है? तो एसेट पे तो कम से नहीं, गोज आउट का ही तो रूल लगेगा। तो कम से ना तो डेबिट। अब दूसरी पार्टी कौन है? कैलाश। अब तुम बताओ कैलाश है तो ये पर्सन ही तो होगा, या रियल या नॉमिनल हो सकता है? नहीं ना, पर्सन है, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में ही तो आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ क्या है? रिसीवर डेबिट और गिवर। तुम्हारे को पैसे मिले हैं तो तुम्हारे लिए कैलाश कौन है? तुम्हें पैसे देने वाला। बोलो हाँ या ना। अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। मैं खड़ा हूं यहां पर, तुम कैलाश हो, तुमने मुझे पैसे दे दिए, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा ना। तो मेरे लिए कैलाश कौन है? मेरे लिए गिवर ही तो है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? और मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी,
सबसे बढ़िया बात बताता हूं, खुद को ना तो बिजनेस मानो ना मालिक मानो, तुम मानो तुम हो बिजनेस के अकाउंटेंट। कौन है? मतलब कहने का ये रहा बिजनेस, मैं यहां खड़ा हूं, अब जो हो रहा है वो मैं देख रहा हूं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। पैसे किसके पास आए? बिजनेस के पास आए, तो बिजनेस के पास तो कैश आया, आने वाली चीज डेबिट। और बिजनेस को ये पैसे किसने दिए? अच्छा तू है कैलाश, तूने दिए पैसे, तू गिवर है, चल भाई तू कौन हो गया? क्रेडिट। समझे बात? और बेटे खुद को एक टाइम में एक ही बिजनेस का अकाउंटेंट मानना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कोई बच्चा खुद को कैलाश का अकाउंटेंट मानने लग जाए, खुद को कैलाश का, भाई इतनी रिमोट अजम्पशन लेने की क्या जरूरत है कि हम कैलाश के अकाउंटेंट है। और कैलाश अपनी बुक में अपना नाम थोड़ी लिखता, तो इसका मतलब ये कैलाश की बुक्स नहीं है, ये हमारी बुक्स है। करेक्ट? आती है बात समझ में? तो हमारे पास पैसे आए और किसने दिए? कैलाश ने दिए। तो कैलाश कौन है? गिवर है। और गिवर क्या होगा बेटे? क्रेडिट होगा। ठीक है? अच्छा मान लो बाई चांस कभी तुम ऐसे करो, इधर भी डेबिट आ जाए इधर भी डेबिट आ जाए, तो समझ जाना तुमने रूल क्या लगाया? गलत लगाया। समझे बात? कभी भी नहीं आएगा, एक जगह डेबिट होगा एक जगह क्रेडिट होगा, ये पक्की बात है। इसीलिए हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है, वो तो आप कैसे मर्जी तोड़ के लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। सही है? आती है बात समझ में? एक डेबिट होगा तो उसका इक्वलेंट क्रेडिट होगा। इसी को नाम दिया जाता है डबल एंट्री सिस्टम, कि एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट विद द इक्वल अमाउंट। सही है? तो ये एक तरीके से, जो आपने कभी स्केल देखा हो तो स्केल की दो साइड है, ये हमेशा बराबर रहता है, ये तराजू हमेशा बराबर रहता है, ये स्केल हमेशा बराबर रहता है। समझे बात? जितना पैसा डेबिट में डलेगा उतना पैसा क्रेडिट में भी डलेगा, तभी वो जाकर लास्ट में मैच हो पाएगा दो साइड को आपस में। समझ में आती है बात? चलें अगला मुझे आप बताइएगा, अगला मुझे आप बताइएगा, देखते हैं आप क्या बताएंगे। डिपॉजिटेड ₹40,000 इन ICICI बैंक। हाँ? भाई अच्छा ये बताओ, ठीक है आप बिल्कुल सही तोड़ रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही तोड़ा। ICICI बैंक, पहली बात तो बताओ ये पर्सन है ना, और पर्सन या तो रिसीवर हो सकता है गिवर। मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो मेरे लिए ICICI बैंक कौन हो गया? रिसीवर। मैंने कहा भाई साहब तुम तो हो गए मेरे लिए रिसीवर, और दुनिया के सारे रिसीवर होंगे मेरे लिए डेबिट। क्या होंगे? डेबिट होंगे। अब ये बताओ तुमने अगर बैंक में 40,000 रुपीज डिपॉजिट करें तो बताना तुम्हारे पास से गया क्या? क्या गया? कैश। क्या गया? कैश। तो जो चीज गई, जो एसेट गई, उसी का नाम लिखना है। तो तुम्हारे पास से क्या गया? कैश। कैश गोज आउट, और गोज आउट हो जाएगा क्रेडिट। सही है जी? अब आप सोच कर देखो, ये अभी हमारी फोर्थ एंट्री है, पहली एंट्री से चौथी एंट्री में तुम अपने आप तोड़ तोड़ के बनाने लग गए। तो 3 दिन के अंदर अंदर जब हम बहुत सारी एंट्रियां ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आराम से तोड़ फोड़ करने लगोगे इसमें। सही है? तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, दुनिया के हर बच्चे को समझ में आ जाती है, तुम्हें भी आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 6 छोटी छोटी सी बातें बस ये याद रहनी चाहिए, बच्चा यही भूल जाता है। मैं उससे पूछता हूँ अगले दिन आते ही, मैंने कहा बेटे कम से क्या था? क्रेडिट। बस यही गड़बड़ हो जाती है। ये 6 रूल ऐसे याद होने चाहिए कि रात को 2 बजे भी अगर तुम्हें कोई नींद से उठा के पूछ ले कि भाई जरा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट समझा दो, बोल दो, तो तुम ये 6 रूल सुना दो और फिर सो जाओ। इतने अच्छे से याद होने चाहिए। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। सही है जी? ये इतने ही बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए कि आप बिल्कुल भी इसके अंदर एक रिफ्लेक्स रिएक्शन हो। मैं जैसे ही पूछूं कम्स इन डेबिट, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैंने सोचा भी नहीं दिमाग में, बस आंसर निकला एकदम से, कम्स इन डेबिट।
रिफ्लेक्स रिएक्शन होना चाहिए, इतने बढ़िया याद हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे। अच्छा जी, चलो एक और करके दिखाओ। सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश। हमने सैलरी पे करी है कैश में। आराम से आराम से आराम से सोच के। सोच लो, आराम से सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा चलो, मैं पहले आपकी आपकी बातों को बताता जाता हूं। एक भैया कह रहे हैं कि मैं सैलरी हमारे पास से गोज आउट हुई। क्या हुई? गोज आउट हुई। जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोचते हैं। बेटे ये बताओ, ये जो गोज आउट और कम्स इन वाला जो रूल है, हाँ अब सुनो मेरी बात। भैया ने क्या करा, ये वाला रूल सैलरी पे लगा दिया। एक मिनट सुनो, ये कॉमन मिस्टेक है जो आपने करी। ये वाला रूल सैलरी पे लगा दिया, जबकि बेटे सैलरी क्या है? मेरा एक खर्चा। सैलरी क्या है? हमारा एक खर्चा। जब हम किसी को सैलरी देते हैं वो हमारा खर्चा होता है। और ये रूल किस पे लगता है? एसेट्स पे। पहले तो मेरा आपसे एक जवाब, एक सवाल पूछ रहा हूं, बेटे ये बताओ कम्स इन और गोज आउट किस पे लगता है? तुमने कहा एसेट्स पे लगता है। दूसरा सवाल, क्या सैलरी एक एसेट होती है? तो ये वाली बात तो कट गई। तो यानी कि इस पे कम्स इन गोज आउट का तो रूल लगेगा नहीं। हाँ या ना? अब इसका मतलब तुम्हारे पास से जो जा रहा है वो सैलरी नहीं जा रही। अगर मैं आपको सैलरी दे रहा हूं तो मैं सैलरी की फॉर्म में क्या दे रहा हूं आपको? मैं आपको दे रहा हूं कैश। मैं कह रहा हूं ये लो भैया कैश। आप सोचकर देखो, अपने दुकान पर एक लड़का है तुम्हारी और तुम उसे 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हो। वो आया, तुमने उससे कहा भाई अपनी सैलरी ले जाइयो आज। वो आगे कह रहा लाओ बाबू जी सैलरी दे दो। तुम उसको कह रहे हो ले सैलरी। वो कह रहा भाई साहब क्या है आपके हाथ में, क्या दे रहे हो? बताना, तुम उसे सैलरी की फॉर्म में क्या दोगे? नगद। नोट ही तो दोगे गिन के। तो तुम्हारे पास से सैलरी नहीं जा रही, तुम्हारे पास से नोट जा रहे हैं, नगद जा रहा है। समझो अब बात, कैश तुम्हारे पास से जा रहा है। बोलो हाँ या ना? गोज आउट होता है क्रेडिट। तो बैंक लिख देते, तू बैंक लिख देते क्योंकि पैसा सीधा मेरे बैंक से कटता। सही। अब सुनो सुनो, एक मिनट पहले यहां तक आते हैं। कैश गोज आउट हो रहा है, ये बात पक्की है। यानी कि सैलरी की फॉर्म में भाई सैलरी नहीं जाती, क्या जाता है? नगद जाता है। तो कैश लिखते हैं कि कैश जा रहा है। सही है। अच्छा जी, और बेटे किस लिए जा रहा है? कोई खर्चा करने के लिए जा रहा है। उस खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। और सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है? तो यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन होती, सैलरी हो जाता डेबिट और कैश हो जाता क्रेडिट। कोई मुझसे पूछे भाई साहब ये पैसे क्यों जा रहे हैं, मैं कहता भाई साहब सैलरी के लिए जा रहे हैं। सैलरी क्या हमारा एक खर्चा है। अब जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, दीदी 1 मिनट सामने ध्यान देना। अगर सैलरी ना होकर मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा होता तो क्या होता? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता। अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होता, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट हो जाता, कैश क्रेडिट हो जाता। यानी कि अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, ठीक, कोई भी ऐसी अमाउंट पे कर रहे हो जिसके बदले आपको कोई सर्विस मिली हुई है, खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट। सही है। अगर मान लो खर्चा नहीं होता, कोई एसेट खरीदी होती तुमने, फर्नीचर मशीन, तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि बदले मशीन आ रही है। बेटे यहां तुम सैलरी देते हो, बदले में कुछ आ रहा है? बताओ बदले में कुछ आ रहा है? नहीं ना, बदले में कुछ नहीं आ रहा भाई, बस वो अपनी सर्विस दे के जा रहा है तुम्हें। हाँ या ना? करेक्ट, समझ में आती है बात? तो खर्चा डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। सैलरी डेबिट टू कैश। सही है। अब खर्चा मान लो, अब एंट्री तो यही होती है, अब बस क्या होता रहेगा? खर्चे के नाम बदलते रहेंगे। सैलरी की जगह प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की जगह एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की जगह इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बस खर्चे का नाम बदलते जाओ और क्रेडिट क्या होगा? टू कैश।
अभी भैया एक बात पूछ रहे थे और अच्छी बात थी, लॉजिकल बात थी और आनी भी चाहिए दिमाग में, ऐसी बात है। ठीक, अच्छा आप मेरे से कई सारी बातें पूछना है ऐसी, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो वो पूछना। अगर मुझे लगता होगा कि मुझे अभी एड्रेस करनी चाहिए तो मैं बिल्कुल अभी एड्रेस करूंगा, और लगता होगा कि पेंडिंग छोड़ते हैं बाद में बताऊंगा, तो उसको ध्यान रखना कि भैया से बाद में दोबारा पूछनी है। अब आपने मेरे से कहा था अभी कि भैया अगर हमने ये पैसे उसको अकाउंट से पे करे होते, बिल्कुल सही बात है। चलो, सैलरी पेड ₹10,000 बाय बैंक, हमारे बैंक का नाम है सपोज करो SBI, सही है। बैंक का नाम क्या है भैया? सैलरी तो तब भी खर्चा ही होता, हाँ या ना? अब की बार वो पैसे उसे कौन दे रहा है? अब की बार उसे वो पैसे किसने दिए? SBI ने। SBI ने दिए, मैंने नहीं दिए, SBI ने दिए। और SBI कौन है? और गिवर क्या होता है? मैच हो गया, अब भी डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, करेक्ट। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्या, अभी एक आध दिन तो इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो नए वाले बच्चे हैं उन्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थोड़ी सी पढ़ाऊंगा। अब इसकी कुछ एंट्रियां ऐसे करा करेंगे हम, अभी हम इसकी खाली प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं पढ़ाऊंगा, 5 एग्जाम्पल दूंगा आपको, घर से करने के लिए दूंगा, थोड़ा सोच के दिमाग लगा के गलत करके ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं टैली कराऊंगा। और अगला जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो आते के साथ ही हम कल वाले 5 तो प्रॉब्लम डील करेंगे जो मैंने दी होंगी ट्रांजेक्शन, और फिर जो भी हमारे पास समय बचेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोनों को एक साथ चलाने का रीजन ये है, अगला जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर मैं आपको पूरा 1 घंटा थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, मामला हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल खराब। 1 घंटे थ्योरी पढ़ना ना तो सही है ना पढ़नी चाहिए। थ्योरी पढ़ेंगे आधा घंटा करेंगे इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। और वो तो क्या है, वो तो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग तो साथ साथ भी समझ में आ जाता है, कौन सी बड़ी बात है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि कल से हमारे 2 चैप्टर साथ साथ चल रहे होंगे, 5 पॉइंट तो इसके डील कराऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आ जाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। क्लियर? आती है बात समझ में? तो ऐसे ही आप सोचो, अगर जब तक हमारा सेकंड चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक हम 5-5 टर्म्स भी करेंगे, उसे 4 दिन लग जाएंगे खत्म होने में, 4 दिन या 5 दिन। 5-5 टर्म्स भी अगर हम रोज करेंगे, 5-5 ट्रांजेक्शन, तो हम 20-25 ट्रांजेक्शन कर लेंगे और हमें बढ़िया करके रूल लगाने समझ में आ जाएंगे कि रूल कैसे लगाए जाते हैं। समझ में आती है बात? अब जरा जाते जाते एक बार जरा रूल रिवाइज करो, सामने से रब कर रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलो, बताओ जी। कम्स इन, कम्स इन, comes in debit, goes out, comes in, goes out, receiver debit, receiver debit, giver credit, expenses losses, income gain, comes in, goes out, receiver, giver, expenses losses, income gain। अभी मैं 6 के 6 सीक्वेंस में पूछ रहा हूं ना, कल आगे पीछे करके पूछूंगा। गिवर, लग रहा है ना थोड़ा समय आंसर देने में? गिवर क्रेडिट, रिसीवर गोज आउट, लग रहा है ना समय? तो ये समय नहीं लगना है, गोज आउट क्रेडिट, कम्स इन डेबिट, ठीक है। इनकम गेन क्रेडिट, इनकम गेन क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉस। समझ गए मेरी बात? क्योंकि बेटे जब कहीं अप्लाई करने के लिए आएंगे तो सारे सीक्वेंस से थोड़ी आएंगे, कोई कहीं का होगा कोई कहीं का होगा। ठीक है, यहां तक की बात डन हो गई? ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ठीक है, नोट्स कल दूंगा बेटा, ठीक है। अभी आप बताओ, जितनी बात बताई उतनी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, थोड़ा कल पहले आना है, बल्कि आधा घंटा पहले आ जाओ, ठीक है। आप भी कल 3:30 आ जाओ, आप भी 3:30 आ जाओ, तो बाद में नहीं रुकना पड़ेगा आपको। तो कल दोनों लोग आ जाओ 3:30, सही है बेटा? ऐसे, क्योंकि जब तक मैं पीछे का नहीं समझा दूंगा ना तब तक ना मुझे मजा आएगा पढ़ाने में ना आपको मजा आएगा पढ़ने में। बेटे कौन से स्कूल में हो? हाँ, यही वाली बुक लगवाएंगे स्कूल वाले।